जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों कि रेगुलर सीरीज में बीएसएससी सीजन 4 का जो है हम लोग सेट प्रैक्टिस चला रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आज सेट नंबर 3 की ओर चलते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसका जो है फुल सेट का पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें और इस सेशन को जरूर देखें दोस्तों। मतलब हम पूरी तरह से व्याख्या करके बताए हैं, जितना संभव हो पूरी तरह से करके बताए हैं, तो आप एक बार इसे जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेट नंबर 3 की ओर चल रहे हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर होगा 1921 में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसका खोज किया गया था। यह जो है रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पिग्गट ने कहा था। पिग्गट ने क्या कहा था दोस्तों कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है, पिग्गट ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्व वैदिक साहित्य पूर्व वैदिक और ऋग वैदिक सांस्कृतिक काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक और ऋग वैदिक सांस्कृतिक काल जो है 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस समय जाति का निर्धारण जो है कर्म के आधार पर किया जाता था। अगर उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो है विकास 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक हुआ था, उत्तर वैदिक काल का विकास। इस काल में जाति का निर्धारण जो है कर्म के आधार पर नहीं करके वंश के आधार पर करते थे, ठीक है। इसी काल में जो है यानी उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का खोज हुआ था। लोहे का खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ था और वर्तमान भारत में लोहे का जो है प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है अंतजी खेड़ा से मिला है। क्वेश्चन नंबर 3, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? राइट आंसर होगा अशोक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अशोक की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जन्म जो है 304 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में जो है इसका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रांगी था, ठीक है। बौद्ध धर्म के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाई को हत्या करके जो है एक कुआं में डलवा दिया था। यह कुआं जो है आज भी पटना में आगम कुआं के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। अशोक के राज्याभिषेक की बात करते हैं दोस्तों, अशोक के राज्याभिषेक की बात करते हैं तो इनका राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो है 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल जो है गुप्त वंश के शासन काल को ही कहते हैं, ठीक है। गुप्त जो वंश है दोस्तों, उसका दरबारी भाषा की बात करेंगे तो उसका दरबारी भाषा संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत था। इन्होंने गुप्त संवत जो है 319 से 20 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, एहोल प्रशास्त्री की रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा पुलकेशन द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक कौन है दोस्तों? जूल। कार्य का मात्रक जूल है, ठीक है। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। और वाट किसका हो जाएगा दोस्तों? विद्युत शक्ति का मात्रक जो है वाट हो जाएगा। शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 7 की ओर। एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग कितना होता है? तो लगभग जो है 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। नेत्र लेंस की नाभिक दूरी जो है 2 सेंटीमीटर होता है। नेत्र लेंस की अधिकतम और न्यूनतम फोकस दूरी की बात करते हैं तो मैक्सिमम यानी अधिकतम फोकस दूरी जो है 2.5 सेंटीमीटर और मिनिमम फोकस दूरी जो है 2.27 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस होता है, ठीक है। यानी हम लोग का आंख में जो होता है उत्तल लेंस होता है। अच्छा, आंख की बात कर रहे हैं दोस्तों, या तो आंख में विशिष्ट रंग जो है, आंखों को विशिष्ट रंग जो है आइरिस के द्वारा प्रदान होता है। किसके द्वारा? तो आइरिस के द्वारा जो है विशिष्ट रंग प्रदान होता है। आइरिस के जो मध्य भाग होता है उसे पुपिल कहते हैं।
पुपिल कहते हैं। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण जो है पारितारिका द्वारा होता है। पारितारिका के द्वारा जो है आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन की क्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊष्मीय विकिरण की माप जो है किसके द्वारा होता है? तो बोलोमीटर के द्वारा जो है ऊष्मीय विकिरण की माप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसा होता है बताइएगा? तो कण और तरंग दोनों समान होते हैं। ठीक है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो है कण और तरंग दोनों समान होते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे फोटोन कहते हैं। उसे फोटोन के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसने दिया है बताइएगा दोस्तों? तो राइट आंसर होगा हाइगेंस के द्वारा। ठीक है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत जो है हाइगेंस के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सिद्धांत मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रतिपादन जो है आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। बताइएगा, एक क्वेश्चन दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की कौन सा घटना जो है यह सिद्ध करता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है? तो कौन सी घटना? तो ध्रुवण की घटना जो है सिद्ध करता है कि प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। क्वेश्चन नंबर 11, दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करिए दोस्तों। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन की तरह है, तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। किसी तरह का प्रॉब्लम है दोस्तों इसमें या किसी भी तरह का सुधार चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दूरबीन क्या है बताइएगा दोस्तों? तो दूरबीन तो आप जानते हैं कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूरबीन के आविष्कार की बात करते हैं दोस्तों, तो गैलीलियो ने इसका आविष्कार किया था। गैलीलियो के द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था। माइक्रोस्कोप की बात करते हैं दोस्तों, तो माइक्रोस्कोप के आविष्कारक जो है फोकाल्ट है। ठीक है, माइक्रोस्कोप के आविष्कारक कौन है दोस्तों? फोकाल्ट है। कैलकुलेटर के आविष्कारक पास्कल है। अच्छा बताइएगा दोस्तों ये क्वेश्चन कि वाहनों के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑडियोमीटर का। ठीक है, ऑडियोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 12, गति के जड़त्व नियम किसने प्रतिपादन किया? तो गति के जड़त्व नियम जो है गैलीलियो के द्वारा प्रतिपादन किया गया। ठीक है, गैलीलियो के द्वारा। न्यूटन के प्रथम गति नियम को न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जो है गति का मतलब जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो के नियम कहते हैं। इस नियम से जो है बल का परिभाषा मिलता है। ठीक है, बल का परिभाषा मिलता है न्यूटन के प्रथम नियम से। और न्यूटन के द्वितीय नियम की बात करते हैं, न्यूटन के सेकेंड लॉ से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक जो है न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। यानी प्रथम नियम से बल का परिभाषा या फिर गैलीलियो का नियम कहते हैं इसे। द्वितीय नियम से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, गाड़ी को अचानक रुकने पर जो है यात्री आगे की ओर झुकता है। किस कारण दोस्तों? तो गति के जड़त्व के कारण ही आगे की ओर झुकता है। डंडे से प्रहार करने पर कोट से धूल झड़ता है। किस कारण? तो विराम जड़त्व के कारण। ठीक है, विराम जड़त्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 13, एंगस्ट्रम जो है किसका अभिव्यक्ति करने की इकाई है? तो एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य को जो है अभिव्यक्त करने की इकाई है, तरंगदैर्घ्य को। क्वेश्चन नंबर 14, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक के द्वारा किया गया, चैडविक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15,
न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था, चैडविक ने किया था। ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, थॉमसन के द्वारा। इस पर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 गुने 10 पावर -19 कूलाम होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। बताइएगा दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा हो गया दोस्तों। पोजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन के द्वारा किया गया था, पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली के द्वारा किया गया था। ठीक है, डी ब्रोगली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। अगर यही परमाणु बम रहे दोस्तों, परमाणु बम, तो परमाणु बम जो है अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर काम करेगा, परमाणु बम। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 17 की ओर। विद्युत संयोजक बंध बनाता है। विद्युत संयोजक बंध क्या बनाता है? तो विपरीत आविष्ट आयनों के बीच, विपरीत आविष्ट आयनों के बीच। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान जो है 7 से कम होता है। ठीक है। अच्छा, पीएच मान की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो पीएच मान की खोज सोरेनसन के द्वारा जो है, सोरेनसन के द्वारा 1909 में किया गया था। ठीक है। पीएच मान जो है 0 से लेकर के 14 तक होता है। अगर 7 से कम रहा, 7 से कम रहा तो यह अम्लीय को दर्शाता है। ठीक है। अगर 7 से अधिक रहा तो क्षारीय को दर्शाता है, 7 से अधिक रहा तो क्षारीय, और अगर 7 रहा तो उदासीन को दर्शाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर। अच्छा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइएगा। तो गली के पीली लाइट में जो है सोडियम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम का प्रयोग। बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है, और नाइक्रोम के जो तार होता है, सॉरी, जो हीटर के तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 20 की ओर। कथा दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? तो दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दही में क्या है दोस्तों? लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 20, दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक एसिड। दही में लैक्टिक एसिड होता है। अगर हम टमाटर की बात करते हैं दोस्तों, टमाटर में, तो टमाटर में कौन सा एसिड होता है? टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। इमली, इमली की बात करते हैं दोस्तों, इमली में, इमली में होता है टारटेरिक एसिड। टारटेरिक एसिड जो होता है इमली में। अगर संतरा और नींबू की बात करेंगे, नींबू और संतरा में, तो उसमें सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, नींबू और संतरा में सिट्रिक एसिड। नेटल का डंक या फिर चींटी के डंक में मेथिनोइक एसिड पाया जाता है। ठीक है। सिरका या फिर अचार में, सिरका या फिर क्या चीज? अचार में। बताइएगा दोस्तों। सिरका या फिर अचार में जो है एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो राइट आंसर होगा लिथियम का परमाणु क्रमांक। लिथियम की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका परमाणु क्रमांक 3 है। यह सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व है। लिथियम क्या है दोस्तों? सबसे हल्का तत्व है। और यह जो है सबसे प्रबल उपचायक है। क्या है दोस्तों? सबसे प्रबल उपचायक है। लिथियम जो है सबसे प्रबल उपचायक है। अगर सबसे भारी धातु की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे भारी धातु हो जाएगा ओस्मियम। ठीक है, ओस्मियम क्या है? सबसे भारी धातु। अगर सबसे कठोर धातु की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में किसे कंप्यूटर के पितामह कहा जाता है? कंप्यूटर के पितामह के रूप में चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स बैबेज को। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है वॉन न्यूमैन का है। ठीक है, वॉन न्यूमैन का। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वॉन न्यूमैन का है। ठीक है। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट का विकास में सर्वाधिक योगदान चार्ल्स बैबेज का ही है। कंप्यूटर के शब्द की इकाई, कंप्यूटर के जो शब्द की मतलब इकाई है किससे मापते हैं? तो बीट के द्वारा मापते हैं। ठीक है, बीट के द्वारा। कंप्यूटर की स्मृति क्षमता जो है मेगाबाइट के द्वारा नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, WWW के आविष्कार था संस्थापक कौन थे?
तो इसका राइट आंसर होगा टिम बर्नस-ली। ठीक है, WWW के आविष्कार या संस्थापक टिम बर्नस-ली थे। ठीक है, इसका आविष्कार जो है या फिर इसका विकास 1989 में हुआ था। किसके द्वारा? टिम बर्नस-ली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? तो जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। अगर पक्षी का अध्ययन की बात करते हैं दोस्तों, तो पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर हड्डी की बात करते हैं दोस्तों, तो हड्डी के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वनस्पति जीवाश्म के अध्ययन को वनस्पति जीवाश्म में जो है जीवाश्म का अध्ययन होता है। फूल के संवर्धन के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं और वनस्पति संवर्धन के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, वनस्पति संवर्धन के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फल के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। रेशम कीट के अध्ययन को सेरिलॉजी कहते हैं। सेरिकल्चर कहते हैं दोस्तों। रेशम कीट के अध्ययन को सेरिकल्चर कहते हैं। मछली पालन के अध्ययन को पीसीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई पॉलीसोम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है दोस्तों? पॉलीसोम है। बताइएगा दोस्तों, मानव शरीर में जो है प्रोटीन का संश्लेषण स्थल कौन सा है? तो प्रोटीन का संश्लेषण जो है राइबोसोम में होता है। मानव शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। अच्छा, राइबोसोम की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे प्रोटीन का फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। प्रोटीन का फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। राइबोसोम की खोज एक सेकंड दोस्तों, राइबोसोम की खोज जो है जी पलाडे ने किया था। ठीक है, जी मतलब जॉर्ज पलाडे ने किया था। जी पलाडे के द्वारा जो है 1953 में जो इसका खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। कहता है डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे ब्रेकबॉर्न फीवर या फिर हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रेकबॉर्न फीवर या फिर हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं। यह जो मतलब डेंगू जो होता है अरबो वायरस के कारण होता है। किसके कारण? अरबो वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 27, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? नींबू में कौन सा एसिड? तो आपका राइट आंसर होगा नींबू और संतरा दोनों में जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू और संतरा दोनों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगर ये सिट्रिक एसिड की बात करते हैं दोस्तों, तो अचार और सिरका में एसिटिक एसिड। अगर हम टार्टेरिक एसिड की बात करते हैं दोस्तों, तो अंगूर क्या है दोस्तों? कच्चा अंगूर चाहे खट्टा अंगूर में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 29, अच्छा राइबोसोम के बारे में तो अभी बताएं दोस्तों कि राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। इसका खोज जो है जी पलाडे के द्वारा 1953 में किया गया था। ठीक है, यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? बताइएगा दोस्तों। तो यूरिया का निर्माण जो है यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यकृत की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखिएगा। इसका वजन जो है लगभग 1.5 kg से लेकर के 2 kg तक जो है इसका वजन होता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। अभी बताएं दोस्तों, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अब मानव शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं तो सेकंड में आता है अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि जो है दूसरी बड़ी, यह जो है अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसी ग्रंथि यानी अग्नाशय के द्वारा ही इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय के बीटा कोशिका से होता है। ठीक है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चले। मनुष्य के शरीर में ब्रेटेबा निम्न में से किसका भाग है? बताइएगा। तो ब्रेटेबा जो है रीढ़ की हड्डी का भाग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, रीढ़ की हड्डी को ही ब्रेटेबा कहते हैं। अच्छा, कुछ हड्डी के नाम में मतलब कुछ नाम देखते हैं, जैसे कान की हड्डी। ठीक है, कान की हड्डी से कर्ण भी कहते हैं। इसका हड्डी का नाम है दोस्तों इसमें से
मैलियस, सॉरी दोस्तों, मैलियस, इनकस और अस्टेपस, ये सभी जो है क्या है, कान के हड्डी का नाम है। अगर ऊपरी बाहु की हड्डी के नाम जानते हैं तो ह्यूमरस, ह्यूमरस क्या है, ऊपरी बाहु के हड्डी का नाम है। ठीक है, कलाई की हड्डी, कलाई के हड्डी का नाम क्या है दोस्तों, तो कलाई की हड्डी जो है कॉर्पस कहते हैं, कॉर्पस को, सॉरी दोस्तों मिस्टेक कर रहे हैं, कॉर्लस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, कलाई की हड्डी क्या कहते हैं, कॉर्लस, और हथेली की हड्डी को मेटाकॉर्पस कहते हैं। ठीक है, जांग की हड्डी को फीमर कहते हैं दोस्तों, और घुटना की हड्डी को पटेला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मानव रक्त प्लेटलेट्स खाली स्थान छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। बताइएगा क्या छोड़ते हैं, तो मानव रक्त प्लेटलेट्स जो है प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं, प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं। और प्रोथ्रोम्बिन के कार्य क्या है, शरीर के रक्त को जो है थक्का जमाना। ठीक है, शरीर के रक्त को थक्का जमाना, रक्त को थक्का जमने में जो है लगभग 2 से लेकर के 5 मिनट तक समय लगता है। ठीक है, रक्त को थक्का बनाने में जो है अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है दोस्तों, तो अनिवार्य प्रोटीन जो है फाइब्रोनोजिन है, फाइब्रिनोजन, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक होता है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो रक्त थक्का बनने में अनिवार्य प्रोटीन अगर पूछेगा तो बताइएगा फाइब्रिनोजिन। ठीक है, और एक होता है दोस्तों विटामिन के, विटामिन के जो है रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 32, SRFI इंडिया टूर 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। राइट आंसर होगा अनाहत सिंह। ठीक है, अनाहत सिंह। क्वेश्चन नंबर 33, किस विश्वविद्यालय ने अमिताभ कांत को अपना चांसलर नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना जनवरी 1984 में हुआ था, तथा हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली है। हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली जो है इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 34, विधानसभा में दिव्यांग जनों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो सांकेतिक भाषा लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य बधिर व्यक्तियों को, यानी बधिर व्यक्तियों को विधानसभा में कार्यवाही को समझने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व टीबी दिवस 2025 कब मनाया जाता है। तो विश्व टीबी दिवस 2025 जो है 24 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विश्व टीबी दिवस 2025 24 मार्च को मनाते हैं। टीबी के जीवाणु का खोज, टीबी के जीवाणु का खोज जो है 1882 में रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था, रॉबर्ट कोच के द्वारा जो है इसका खोज किया गया था। ठीक है, बताइएगा दोस्तों धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाते हैं। धूम्रपान निषेध दिवस 12 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, विश्व किडनी दिवस 2025 कब मनाया गया था, तो 13 मार्च को मनाया गया था। विश्व नींद दिवस जो है 14 मार्च को मनाते हैं, और 14 मार्च को ही पाई दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, पाई दिवस। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाते हैं। एक बार और बोलते हैं दोस्तों फिर से, धूम्रपान निषेध दिवस 12 मार्च को मनाते हैं, विश्व किडनी दिवस 13 मार्च को, विश्व नींद दिवस जो है 14 मार्च को, और विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत सरकार ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। बताइएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल भवे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1948 में हुआ था, 1948 में, तथा मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व कठपुतली दिवस 2025 कब मनाया गया। विश्व कठपुतली दिवस 2025 21 मार्च को मनाया गया। ठीक है, पहला विश्व कठपुतली दिवस जो है 21 मार्च 2003 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नए वित्त सचिव के रूप में अजय सेठ को नियुक्त किया गया है, अजय सेठ को। क्वेश्चन नंबर 39, चाइना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है। चाइना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। ऑप्शन नंबर 1 ऑस्कर पियास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 40, किस राज्य सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की परियोजना की घोषणा किया है। तो गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, मार्च 2025 में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है।
राइट आंसर होगा अनीसुर रहमान को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अनीसुर रहमान को। क्वेश्चन नंबर 42, 72वीं मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 72वीं मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता 2025 का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में किया जाएगा, हैदराबाद तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 43, मार्च 2025 में टाटा मोटर्स ने नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा मोटर्स का नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विक्की कौशल को नियुक्त किया गया है, विक्की कौशल को। मार्च 2025 में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में गोपाल विट्ठल को सम्मानित किया गया है, मतलब चुना गया है गोपाल विट्ठल को। क्वेश्चन नंबर 45, जासकर शीतकालीन खेल और पर्यटन महोत्सव 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर होगा लद्दाख में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा, लद्दाख की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बन गया था। लद्दाख की राजधानी की बात करें तो लेह और कारगिल जो है इसका राजधानी है लद्दाख का। लद्दाख में ही हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है लद्दाख में स्थित है। पूगा घाटी नामक क्षेत्र जो है लद्दाख में ही स्थित है। लोसार महोत्सव लद्दाख में ही मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, दुनिया का सबसे लंबा क्वांटम सैटेलाइट लिंक दक्षिण अफ्रीका और किस देश ने मिलकर स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका और चीन ने मिलकर इसका स्थापना किया। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत के संविधान सभा जो है किसके अनुसार गठन की गई थी? इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, कैबिनेट मिशन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना जो है जुलाई 1946 में हुआ था। ठीक है, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे। ठीक है, बताइएगा दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो विचार जो है सर्वप्रथम एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था, एम.एन. राय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, साइमन कमीशन की बात करते हैं दोस्तों, तो साइमन कमीशन के बारे में बताइएगा। इसका जो है ये भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव कब हुआ था दोस्तों, बताइएगा और मतलब कमेंट में। और माउंटबेटन योजना कब हुआ था? 1947 में। तो ये जो है आप ऑप्शन में मतलब कि कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और लागू की बात करते हैं तो लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मौलिक अधिकार की बात करते हैं दोस्तों, तो मौलिक अधिकार की व्याख्या जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में है, भारतीय संविधान के भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक निहित किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर के जो है 35 तक निहित किया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकार जो है, वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे दोस्तों, जिसमें कि जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसको हटा करके विधिक अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया। तो इस तरह से मौलिक अधिकार की संख्या 6 हो गया। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अच्छा, डीपीएसपी यानी राज्य का नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, संविधान के भाग 4 में है। यह अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक निहित किया गया है और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 50 की ओर। मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, मिलान कीजिएगा। कहता 8वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, बताइएगा। 8वीं अनुसूची में जो है राष्ट्रीय भाषाओं की सूची दिया गया है। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है दोस्तों, और 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है।
ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अनुसूची में आते हैं दोस्तों। तो भारत के मूल संविधान में टोटल 22 भाग था। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था। वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितना हो गया है? 8 से बढ़ करके जो है 12 अनुसूची हो चुका है। ठीक है। और भाग कितना हो गया दोस्तों? 25 भाग है। और अनुच्छेद जो है 448 से प्लस हो गया है। ठीक है, 448 से अधिक हो गया है। कुछ अनुसूची का नाम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे में प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या है दोस्तों? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची, सेकंड अनुसूची में क्या है दोस्तों? वेतन और भत्ते के बारे में वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची, ठीक है, तीसरी अनुसूची में जो है राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा के सीटों का आवंटन तीसरी अनुसूची में। अगर हम चौथी अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चले। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 109 की बात करते हैं दोस्तों, तो धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 124 क्या है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 124। क्वेश्चन नंबर 52, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें समानता का अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 को देखते हैं दोस्तों, तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 23-24 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है। क्वेश्चन नंबर 53, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत होता है, राज्यपाल के द्वारा। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत होता है दोस्तों? अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से अपने पद पर बने रहता है। ऐसे राज्यपाल के कार्यकाल लगभग 5 साल का होता है। 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 54, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 243। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। बिहार में जो है, अगर लोकसभा की सीट पूछे दोस्तों, लोकसभा हो जाएगा, राज्यसभा। तो लोकसभा का सीट हो जाएगा दोस्तों टोटल 40 हो जाएगा, और राज्यसभा का सीट हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है। ये तो विधानसभा है दोस्तों। अगर यही विधान परिषद पूछ दे, विधान परिषद, तो विधान परिषद का सीट जो है टोटल 75 सीट है बिहार में। याद रखिएगा ये सभी। बिहार में कुल जिला की संख्या 38 है दोस्तों, और 38वां जिला अरवल है। ठीक है। बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है, अनुमंडल 101 है, और नगर निगम 19 है। 19वां नगर निगम के रूप में सहरसा को घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, इनकलाब का नारा किसने दिया था? बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था दोस्तों जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगर हम भगत सिंह की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने नारा दिया था इनकलाब का। ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है, जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ठीक है। सारे जहां से अच्छा का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। विश्व विजय तिरंगा प्यारा का नारा श्यामलाल गुप्ता ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में नियमित जनगणना पहली बार कब हुआ था? राइट आंसर होगा 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय में। उसमें रिपन का कार्यकाल था दोस्तों। इसका कार्यकाल लगभग 1880 से लेकर के 84 तक था। ठीक है। जनगणना की बात करते हैं दोस्तों, तो जनगणना जो है संघ सूची का विषय है।
ठीक है, जनगणना क्या है, संघ सूची का विषय है। प्रथम बार जनगणना जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। सबसे पहली जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था 1872 में, और नियमित जनगणना 1881 में हुआ था। जनगणना का अध्ययन, ठीक है, सॉरी, जनसंख्या का अध्ययन को ही डेमोग्राफी कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था दोस्तों, तो 1931 में। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है 1951 में हुआ था। ठीक है, और जनगणना के महाविभाजक वर्ष जो है 1921 को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया था पत्रिका, उसका नाम इंडियन ओपिनियन है। बाकी नवजीवन और हरिजन, ये सभी जो पत्रिका महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया था, लेकिन इंडियन ओपिनियन जो है दक्षिण अफ्रीका में लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना भारत में 1906 में हुआ था। ठीक है, 1906 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था दोस्तों, तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा हुआ था। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा जो है इसका स्थापना हुआ था। 1907 की बात करते हैं दोस्तों, तो अब इसमें कांग्रेस के सूरत अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, इसका अध्यक्षता जो है रास बिहारी बोस कर रहा था। इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल जो है दोनों अलग हो गया था। ठीक है, और पुनः लखनऊ अधिवेशन 1916 में दोनों जो है क्या हो गए थे, एक हो गए थे, जिसका अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार कर रहा था। अच्छा, 1905 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो हुआ था स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 59 की ओर। आशा करते हैं सेशन अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 59, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति जो है 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 1917 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60, मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुआ था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुआ था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुआ था। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुआ था। यानी राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर आते हैं। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से मतलब है दोस्तों, भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी एक साथ काम करना। क्वेश्चन नंबर 62, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है, उत्पादन कार्यों का योगफल। ठीक है, उत्पादन कार्यों का योगफल होता है। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर आते हैं दोस्तों। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे मांग निक्षेप कहते हैं। ठीक है, मांग निक्षेप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम क्या है दोस्तों, तो निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, एक मार्क क्या है बताइएगा। एक मार्क क्या है दोस्तों, तो गुणवत्ता की गारंटी की मोहर है। एक मार्क गुणवत्ता की गारंटी का मोहर है। क्वेश्चन नंबर 66, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, कृष्णा नदी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका लंबाई जो है लगभग 1401 किलोमीटर है। ठीक है, इसका सहायक नदी कोयना तुंगभद्रा, कोयना तुंगभद्रा और भीमा इसकी क्या है, सहायक नदी में से है। ठीक है, कृष्णा नदी पर ही नागार्जुन सागर बांध है। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में कौन सा नदी जो है अपना मार्ग बदलते रहने के कारण कुख्यात है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी जो है मार्ग बदलने के कारण ही कुख्यात है। अच्छा, कोसी नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी कहते हैं, और बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी कहते हैं। बंगाल का शोक किसे कहते हैं दोस्तों, दामोदर नदी कहते हैं। अच्छा, कोसी नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उद्गम स्थल गोसाई थान है। उद्गम स्थल क्या है, गोसाई थान जो है इसका उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 68,
भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? तो राइट आंसर होगा पाक जलडमरूमध्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 8 डिग्री चैनल की बात करते हैं दोस्तों। तो यह जो है मालदीव और मिनीकाय को अलग करता है, यानी इसके मध्य में स्थित है। अगर 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं दोस्तों, तो छोटा अंडमान एंड कार निकोबार के बीच स्थित है, कार निकोबार के बीच अवस्थित है। ठीक है। तो 8 डिग्री हो गया दोस्तों मालदीव और मिनीकाय के बीच। अगर 9 डिग्री की बात करते हैं तो यह हो जाएगा लक्षद्वीप और मिनीकाय के बीच। ठीक है। 10 डिग्री छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच। अगर डंकन पास की बात करते हैं दोस्तों, डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा और निकोबार के बीच स्थित है। ओडरनिस रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। डुरंड रेखा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 69 की ओर। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? राइट आंसर होगा टोटल 8 ग्रह है। ठीक है। इसमें से 4 जो है पार्थिव ग्रह है, यानी आंतरिक ग्रह है, और 4 जो है बाह्य ग्रह है। ठीक है। 4 क्या है? बाह्य ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 70। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में कौन सा है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। बताइएगा दोस्तों मेसेटा का पठार। ठीक है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। फोर्ट बार का पठार, नाम थोड़ा अलग है दोस्तों, फोर्ट बार का पठार, ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। पाकिस्तान में स्थित है। एशिया माइनर का पठार, एशिया माइनर का पठार जो है ईरान में स्थित है। एशिया माइनर का पठार ईरान में स्थित है। ठीक है। अंतोलिया का पठार तुर्की में स्थित है। लोयस का पठार क्या है दोस्तों? लोयस का पठार। तो लोयस का पठार कहाँ स्थित है? तुर्की, सॉरी तुर्की दोस्तों चीन में स्थित है। ठीक है। लोयस का पठार चीन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71। जॉर्डन नदी कहाँ निकलती है? बताइएगा। तो जॉर्डन नदी जो है मृत सागर में निकलती है। ठीक है। मृत सागर में। क्वेश्चन नंबर 72। मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। ठीक है। कहता है विश्व अल्पसंख्यक दिवस, विश्व अल्पसंख्यक दिवस जो है 18 नवंबर को मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व पशु दिवस जो है 3 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। ठीक है। विश्व अल्पसंख्यक दिवस 18 नवंबर को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, विश्व पशु दिवस 3 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। इस तरह से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, ओलंपिक खेल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह जो है अच्छा प्राचीन ओलंपिक खेल जो है यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईस्वी पूर्व में जो है खेला गया था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुआ था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना जो है 1894 में हुआ था। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74। लब निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लब का संबंध टेनिस से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों, राधा रेड्डी और राधा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक है? तो राधा रेड्डी और राधा रेड्डी जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है। ठीक है। कुचिपुड़ी से। तो क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। बाकी इसके बाद 75 क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग है, आप जानते हैं दोस्तों। ठीक है। तो जीके जो है 75 क्वेश्चन तक ही था। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। और आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो पसंद आए दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है। और अपने प्यारे से हाथों से थोड़ा सा एक कॉमेंट भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।